क्लास बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। बस चैप्टर नंबर 11 है आज हमारा। जस्ट इन 1 मिनट इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स और भी आ जाए। अच्छा जी क्लास, कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर नंबर 11 का, और चैप्टर नंबर हमने 10 जो है वो फिनिश कर दिया था। 10 ऑफ योर बुक। अगेन ये चैप्टर 11 जो है वो आपके बुक से रिलेटेड ही है। अगर आप अपनी बुक को देखें तो उसका ये टाइटल, दैट्स अ मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस एंड मार्केटिंग मिक्स। का थोड़ा सा प्रियम्बल जो हमने इसका देखा था इस चैप्टर का, और इंट्रोडक्शन यू कैन सी के इसमें हमने यही चीज देखी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप एचआर देखते हैं तो आप उसको स्ट्रेटेजिक एचआर देखते हैं, एचआर प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के अंदर आप जो है वो एचआर के सारे ऑब्जेक्टिव्स अलाइन करते हैं विद दैट ऑफ योर ओवरऑल कंपनी के जो मिशन विजन के साथ, कि जो कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है, उसके साथ आप अलाइन करते हैं। सेम इज द चैप्टर की मार्केटिंग प्लानिंग यहाँ पे है। और उस टाइम एचआर के अंदर मैंने बताया था कि जिस तरह अगर ऑपरेशंस है, फाइनेंस है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलाइन होने चाहिए ओवरऑल कंपनी की जो स्ट्रेटजी है और ओवरऑल कंपनी की जो मिशन एंड विजन है उसके साथ। अगर ये अलाइन नहीं है तो दैट मीन कि वो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर रही है, जो वो डिपार्टमेंट है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ओवरऑल कंपनी की जो है वो स्ट्रेटजी से या मिशन विजन से तो वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग, अब जब सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट है तो श्योरली हमने देखना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे अलाइन होना चाहिए, और मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस क्या है, और मार्केटिंग मिक्स क्या है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज हमने देखी थी, ये आउटलाइन, वन ऑफ द आउटलाइन आई हैव चेंज्ड। ठीक है, बाकी वही कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, डिफाइनिंग द मार्केटिंग रोल। ठीक है, सेकंड जो है वो मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है कंपनी की वो क्या है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक के देखें तो बुक के कंटेंट जो है वो पहले के अलावा सारे सेम है। थर्ड इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फोर्थ इज अ मार्केटिंग एक्शन प्लान, फिफ्थ इज अ ब्रांडिंग एंड सिक्स्थ इज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ, इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट। और फिट के ऊपर अगर हमने देखा था, और फिट को मैंने दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दिया था कि व्हेन द कंपनी इज आइडियल तौर के ऊपर मैच कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक फिट कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ कंपनी इज आइडियली मैचिंग इट्स रिसोर्सेज विद दैट ऑफ इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अंदर एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में कंपैटिटर, क्योंकि कंपैटिटर ड्राइव करते हैं आपकी स्ट्रेटजीज को, और आपने अपने कंपैटिटर को लाजमी देखना होता है। उस कंपैटिटर ने एक नया प्रोडक्ट लाया है जो कि बिल्कुल एडिशनल 3-4 फीचर्स के साथ है और क्वालिटी के लिहाज से भी सही है।
आप अपने रिसोर्सेज को अलाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो सेम मशीनरी है उससे हम जो है ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, आफ्टर एनालिसिस आपको पता लगता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं बना सकते। अगर अब मैं कहूँ तो हमारी कंपनी रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर रही है, हमारी कंपनी क्या है, स्ट्रेटेजिक फिट नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो करंट मशीनरी है उसके अगर इनोवेट कर सकते हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स या कोई एडिशनल एड ऑन लग सकता है तो हम उसको इनोवेट करके अगर देखें और हम वो प्रोडक्ट या उससे बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको कहेंगे हम उसको एनहांस कर लेंगे और हम उससे बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो नाउ माय कंपनी इज नाउ अ स्ट्रेटेजिक फिट बिकॉज इट्स आइडियली मैचिंग इट्स रिसोर्सेज विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको मीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बाय डेफिनेशन देख लें, is maintaining a strategic fit between the organization goals and capabilities. Capabilities वो resources हैं internal, जैसे machinery की मैंने बात की, and it's changing marketing opportunities. अक्सर मैं कहता हूँ कि चेंजिंग का मतलब ही है, लेकिन मैं कहूँगा एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज। और अगर मैं एक वर्ड और यूज कर लूँ, रैपिडली, रैपिडली, जल्दी से, बहुत तेजी से तब्दील हो रहे। और करंट की हाइपर कंपेटिटिव मार्केट के अंदर देख लें, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो रैपिडली चेंज होती जा रही हैं, चेंज हो रही हैं। सो आपके जो गोल्स हैं, जो कंपनी अचीव करना चाहती है, एंड कैपेबिलिटीज, दीज आर द रिसोर्सेज, जो मशीनरी की मैंने एग्जांपल दी है, ये फिट हैं एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो आपके गोल्स एंड रिसोर्सेज एक्सटर्नल चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, उनसे, उनके साथ अलाइन है कि नहीं है। ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आप ये करते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने दे दी, जैसे कि मशीनरी है, अगर नहीं प्रोड्यूस कर सकती तो यू हैव टू इनोवेट एंड एनहांस दैट मशीनरी। क्वेश्चन रेज हुआ है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के अंदर कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। हैंड तो रेज हुआ है, डिस्प्ले नहीं हो रहा। द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस, उसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर शुरू में ऑथर कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स ओरिएंटेड है, आप उसको सेल्स है, प्रोडक्शन है एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, उसको आप मार्केट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्केट ओरिएंटेड बनाने में आपको एक मार्केटिंग एक्शन प्लान देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपकी कंपनी जो है वो मार्केटिंग ओरिएंटेड बन सके। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट प्लानिंग प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है, और इससे पहले मार्केटिंग एक्शन प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसमें ऑथर कहता है कि यू वांट टू मेक योर कंपनी एज ए मार्केट ओरिएंटेड कंपनी। ठीक है, ये मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी, फॉर दैट यू नीड अ मार्केटिंग एक्शन प्लान, उसके लिए आपको एक मार्केटिंग एक्शन प्लान की जरूरत है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऑथर ने वही लास्ट चैप्टर की बात की है कि आपकी कंपनी जो आइडियली है वो क्या है, मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी होनी चाहिए। इस चैप्टर में ऑथर कहता है कि मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी अगर होनी चाहिए तो आपको उसके लिए एक मार्केटिंग एक्शन प्लान बनाना है। ठीक है, उस प्लान के अंदर क्या है, ऑथर कहते हैं द फॉलोइंग कंपोनेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन दिस प्लान। उस प्लान के अंदर ये सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर है वो कहते हैं सिचुएशन एनालिसिस, जिसको हम सिचुएशनल एनालिसिस भी कहते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली पेस्टल के अंदर मैंने
जिक्र किया होगा, अगर जिक्र ना किया हो तो उसमें ये होता है कि आप अपनी एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, लेकिन आप करंट सिचुएशन को भी देखते हैं, वेयर द कंपनी इज स्टैंडिंग एट द मोमेंट। कंपनी की करंट पोजीशन सिचुएशन क्या और अभी हम किस जगह पे स्टैंड करते हैं, दैट इज अ सिचुएशन एनालिसिस। और अगर हम सिचुएशन में देखें, अगर हम सिचुएशन एनालिसिस के अंदर देखें तो आप अपनी करंट सिचुएशन को देखते हैं, एंड स्वॉट इज द वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, सिचुएशन एनालिसिस, क्योंकि स्वॉट का करता है इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दैट इज इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो हैं वो आपकी एक्सटर्नल टू एनवायरनमेंट है। प्लस जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। अच्छा क्लास, सिचुएशन एनालिसिस स्टेप 1 है, इसके 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, आगे हम जाके देखेंगे। स्टेप 2 है सेट इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, स्टेप 3 है सेट इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, स्टेप 4 है डिवाइस एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम ये सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड मार्केटिंग मिक्स देखेंगे। स्टेप 5 है प्लान द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, और 6 में इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल है। सो अगर पहले स्टेप के अंदर देखें तो कहते हैं सिचुएशन एनालिसिस, और जैसा कि मैंने बताया कि सिचुएशन के अंदर SWOT is one of the best tool to analyze your situation, क्योंकि SWOT जो है वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन है, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल टू योर ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्यों सिचुएशन एनालिसिस के अंडर ऑथर ने दिया हुआ है, क्योंकि इट गिव्स अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब होता है पिक्चर, तस्वीर। तो जब तस्वीर खींच लेते हैं तो आप जब जिस तस्वीर में, जिस पोजीशन में, जिस जगह पे आप खड़े होते हैं, उस जगह की आपकी वो पिक्चर उतार ली जाती है, स्नैपशॉट ले ली जाती है। तो स्वॉट एनालिसिस स्नैपशॉट देता है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंडिंग एट द मोमेंट, किस जगह पे है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। ये जब
स्नैपचैट होती है तो हमें पता लग जाता है। और नाउ इससे आगे हमने अब क्या करना, क्या स्टेप ले, हमारी एनालिसिस के केस के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। ठीक है, तो प्लीज जी क्लास, मेरी आवाज अगर आप लोगों को सही आ रही है तो काइंडली आंसर यस। ठीक है, अब और मेरी स्क्रीन अगर आपको आ रही है, सही नजर आ रही है तो उसके लिहाज से भी फिर मुझे बता दें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास। अच्छा, सिचुएशन एनालिसिस के ऊपर स्वॉट के ऊपर थे, तो स्वॉट क्या देता है, स्नैपशॉट दे देता है आपकी कंपनी के बारे में कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी करंट सिचुएशन या करंट पोजीशन क्या है। सेकंड जो है पेस्टल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर, जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। तो हम अपना पेस्टल कर लेते हैं और हम अपना स्वॉट कर लेते हैं, जहां से उसको हमें अपनी सिचुएशन के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे जो करंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल इश्यूज है और करंट स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो दैट्स अ मार्केटिंग एक्शन प्लान के नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम अपनी सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। पेस्टल और स्वॉट को इसके अंदर हम देख लेते हैं। सेकंड स्टेज है, इट्स अगेन प्लानिंग प्रोसेस का है। ठीक है, वी आर स्टडिंग टीचिंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 11 है, इससे मार्केट प्लानिंग प्रोसेस है। और उस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ही हम जो है वो मार्केटिंग एक्शन प्लान देख रहे हैं, और एक्शन प्लान का स्टेप 1 हमने देख लिया, और स्टेप 2 सेट इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे देख लें, सब हेडिंग में लिखा हुआ है डिफाइनिंग अ मार्केट ओरिएंटेड मिशन। ठीक है, और मिशन स्टेटमेंट को ऑथर ने डिफाइन किया है, द मिशन स्टेटमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, व्हाट इट वांट्स टू अकम्प्लिश इन द लार्जर एनवायरनमेंट। ठीक है, लार्जर एनवायरनमेंट में क्या हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये मिशन स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है। सादा लफ्जों में अगर बताऊं कि व्हाई डू वी इवन एग्जिस्ट, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये लास्ट चैप्टर में भी मैंने जिक्र किया था। ये कहाँ पे लिखा होता है, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर है। जैसे ऑथर ने यहाँ पे क्लियरली बताया, इट्स अ पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिशन स्टेटमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस। जैसे मैं कहता हूँ कि टोयोटा, अगर टोयोटा का मिशन स्टेटमेंट देखें तो टोयोटा ने मिशन स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा कि हम गाड़ियां बनाते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो फ्यूल एफिशिएंट, इकोनॉमी वाली, स्टाइलिश, कस्टमर की नीड्स, वो हर एक मिशन स्टेटमेंट में सारी चीजें अलग लिखी होंगी, टोयोटा, होंडा, hyundai, सुजुकी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो जो पर्पस उनका क्या है, उन सब का पर्पस गाड़ियां बनाना है। और ये अपने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू वी इवन एग्जिस्ट, ये कहां पे लिखा होता है, उसकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है। अब अगर आप देख लें, नेस्ले जैसे कहती है हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। ठीक है, तो दैट्स द पर्पस ऑफ द नेस्ले, कि व्हाई डू नेस्ले एग्जिस्ट, क्योंकि उसने वेलनेस और हेल्थ के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये उसकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। एंग्रो फूड्स की अगर मिशन स्टेटमेंट देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ, वो कहता है कि हमारी 2 फोल्ड मिशन स्टेटमेंट है, और हम सबको पता है कि एंग्रो के 2 फोल्ड है, वन इज द यूरिया, और अदर जो है वो यूरिया मीन केमिकल, अदर जो है वो फूड है। ठीक है,
तो वो बताता है कि टू फोल्ड है, वन इज द केमिकल एंड वन इज द फूड। और फूड के अंदर वो बताता है कि हमारे फूड वाले क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ताकि लोगों को हम फूड के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स द पर्पस ऑफ एंग्रो फूड्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है गूगल की, इसको हम देख लें। गूगल का पर्पस क्या है? We help you organize the world's information and make it universally accessible and useful। ठीक है, इसको अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें और गूगल हम सारे यूज करते हैं, तो आप देख लें कि गूगल ने राइटली अपना पर्पस लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, ठीक हो गया। अगर अब इसमें आपने इसको पढ़ लिया होगा और यू विजुअलाइज और थिंक, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम आपकी मदद करते हैं, कौन? मी एंड यू, पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन। ठीक है, गूगल के सर्च इंजन के ऊपर अगर आप सर्च करें तो आपको वो इंफॉर्मेशन, अगर वो अमेरिका में किसी की वेबसाइट के मौजूद है, या किसी रिसर्चर ने या ऑथर ने लिखी है, या कोई चीज अपनी सेल कर रहा है, प्रोडक्ट है जैसे शूज का, लेदर वॉलेट्स का, और वो ईबे पे सेल हो रहा है या अमेज़न पे सेल हो रहा है, अगर आप उसको सर्च करते हैं तो वो आपके पास अवेलेबल होगा, गूगल आपको देगा। ठीक है, वी हेल्प यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। और हम उसे चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सली, हर तरफ, हर एक के लिए वो एक्सेसिबल हो, वो उसको एक्सेस कर सकें, पहुंच सकें, रसाई कर सकें, और वो इंफॉर्मेशन एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो उनके लिए। ठीक है, तो ये गूगल की मिशन स्टेटमेंट है। या सिर्फ स्टार्ट किया अभी, और प्लीज ज्वाइन किया करें आप लोगों की, इसी वजह से कि आप लोग लेट ज्वाइन होते हैं। इससे पहले भी स्टूडेंट ने कहा मैं राइट शार्प टाइम पे स्टार्ट करता था। ये सेकंड क्लास है, कल और आज मैं 2-3 मिनट दिए हैं, तो प्लीज इससे ज्यादा टाइम तो हम दे नहीं सकते। तो पूरी कोशिश किया करें आप टाइम पे स्टार्ट करें। ठीक है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, इस वजह से मैं, एंड यू रेज्ड हैंड अगेन एंड अगेन, सो दैट्स व्हाई मैं इसको आपको बता देता हूँ। लेकिन कोशिश किया करें, क्योंकि पहले भी स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की थी कि थोड़ा सा लेट हो गया। इजाज, वैसे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने दोबारा कोर्स आउटलाइन देखी है। पहली आउटलाइन मैंने ऐड की है, पहले कल मैंने 2 स्टेप ऐड किए थे। मुझे पता था कि स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, चीज़ें कुछ रिपीट भी थी और कुछ डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन होने वाली थी। और लेक्चर प्रिपेयर करते हुए दोबारा से मैंने देखा कि स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो कल मैंने 2 आउटलाइन डाली थी, उनमें से एक को मैंने रिमूव कर दिया ताकि मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। सो जो कोर्स आउटलाइन है वो कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, डिफाइनिंग मार्केटिंग रोल, कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और उसमें मार्केटिंग का रोल क्या है वही हम देख रहे थे। और अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में हम मार्केटिंग का रोल भी देखेंगे, क्योंकि अभी हम पर्पस स्टेटमेंट देख रहे हैं, मिशन स्टेटमेंट देख रहे हैं, आगे हम मार्केटिंग स्टेटमेंट भी देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ मैंने ऐड किया है, बाकी सारे कंटेंट्स आपकी बुक के हैं। मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग एक्शन प्लान, ब्रांडिंग और मार्केट कम्युनिकेशन हम इस चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर एक चीज हमने पढ़ी है जो सिर्फ डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो कि हमने कल भी पढ़ी थी, कि आप कैसे आइडियली मैच करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। दैट इज नोन एज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद हमने मार्केटिंग एक्शन प्लान पढ़ा था कि चैप्टर 10 के अंदर ऑथर ने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बताया कि योर कंपनी शुड बी अ मार्केट ओरिएंटेड कंपनी। उसको मार्केट ओरिएंटेड होने के लिए आपको एक मार्केटिंग एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके 6 कंपोनेंट्स ऑथर ने यहाँ पे बताए। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन दिस प्लान। फर्स्ट जो है वो सिचुएशन एनालिसिस है, करंट सिचुएशन को आप देखते हैं, और कैसे देखते हैं 2 फ्रेमवर्क बताए हैं, कस्टल हम कर चुके हैं। सेकंड जो है स्वॉट बताया है, स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। ये करंट स्नैपशॉट दे देती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। स्वॉट एनालिसिस इज अ स्नैपशॉट, ये तस्वीर है, पिक्चर है आपकी करंट सिचुएशन की, ऑर्गेनाइजेशन की।
आज अगर बैठ के हम स्वॉट लिखते हैं तो हमें पता लग जाता है वेयर वी आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट, हम कहाँ पे खड़े हैं अभी आज इस स्टेट के अंदर। ठीक हो गया। सेकंड पेस्टल है जो हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ये दो फ्रेमवर्क हैं, ऑथर कहते हैं, जो आपकी करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हम यही कर रहे थे, मार्केट ओरिएंटेड मिशन, और मिशन को हमने देखा इट्स अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू वी इवन एग्जिस्ट, दैट इज द मिशन स्टेटमेंट, हम इवन एग्जिस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, हमने एंग्रो फूड्स की भी एग्जांपल देखी, हमने ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की भी देखी कि वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उनका काम क्या है। और फिर ये जो गूगल की है ये एग्जांपल अभी हम देख रहे थे। क्लास प्लीज लेक्चर जाने दें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसको अंडरस्टैंड कर लें, मैं रिवाइज भी कर दूंगा। ठीक है, और 2-3 बार डिमांड आ चुकी है, कल भी इवन कहा था, एंड आई बिलीव आई एम गोइंग वेरी स्लो एंड इजी। ठीक है, मैं बड़ा स्लो और इजी जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर बहुत तेज चले जाते हैं, तो बड़ा इजी और स्लोली जो है मैं आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई नो देयर इज सम इंटरनेट इश्यूज एज वेल बी, स्लाइड्स आपको लेट थोड़ा डिस्प्ले होती हैं सम टाइम। आवाज़ का तो मैं पूछ चुका हूँ, आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे हल्का सा मैसेज आ जाता है जूम की तरफ से, तो मैं स्टूडेंट से फौरन कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि कोई इशू तो नहीं है। तो जो डिले आ रहे हैं स्लाइड्स के अंदर या कुछ ऐसे जो आपके एंड पे इशू है, तो उसको भी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आई एम गोइंग वेरी स्लो। ठीक है, तो इस मार्केटिंग एक्शन प्लान के इसको चलने दें, इस एक्शन प्लान को ख़त्म करके मैं फिर आपके क्वेश्चंस ले लूँगा और आगे भी ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने इसका सिचुएशन एनालिसिस का देखा। सेकंड में वो क्या करता है, अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को सेट कर लो, और वो कहता है डिफाइनिंग योर मार्केट ओरिएंटेड मिशन। ठीक है, मार्केटिंग ओरिएंटेड मिशन करें, लेकिन उससे पहले ऑथर ने आपको बताया है कि मिशन होता क्या है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू वी इवन एग्जिस्ट, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर होता है। और मिशन स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको मिशन स्टेटमेंट्स का बताया, एंग्रो फूड्स का भी और गाड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का। नाउ वी आर डिस्कसिंग गूगल। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था, लिटिल 30 seconds ब्रेक, कि आप यू कैन चेक कि either what the Google is doing and what they have written, is this the purpose, and yes, this is the purpose of the Google, this is the mission statement of the Google, कि वो लोगों को यूनिवर्सली एक्सेसिबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और कैसे प्रोवाइड करे, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपने पास स्टोर करता है, रखता है। ठीक है, वी हेल्प यू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। गूगल के पास भी ऑर्गेनाइज मैनर में है, लेकिन आपको चाहता है कि अगर आप गूगल की लिखी हुई है, इट्स अ मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट और नॉट, क्योंकि वो कह रहा है क्या आपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है। आपने आपकी मिशन स्टेटमेंट ऐसी लिखी होनी चाहिए जिसके अंदर आप ये रिफ्लेक्ट करें कि आप कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। आयशा मलिक, यस। मदिया, यस, बिल्कुल, दैट्स राइट। ठीक है, एब्सोल्युटली। सदुल्ला सेड यस, या दिस इज अ एग्जैक्ट मिशन स्टेटमेंट, बट इट इज अ मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर हम चले जाएं, स्टेप 2 है मार्केटिंग एक्शन प्लान का, स्टेप 3 है सेट इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एक्शन प्लान के अंदर क्या आपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। यहाँ पे दो ऑथर ने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। वन इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, इन्वेस्ट इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करना है और हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेना है। ठीक है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर को हमने इंक्रीज करना है, क्रिएट लोकल पार्टनरशिप एंड इंक्रीज प्रमोशन। ठीक है,
तो जो मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने यहाँ पे सेट करने हैं कि आपकी कंपनी के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लियरली देख लिया कि हमने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि वो लोकल पार्टनर्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप क्रिएट करें। ठीक है, जो भी लोग आपके रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनसे रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उसमें उनके साथ जो है वो वर्किंग करें, मिलके काम करें। इंक्रीज प्रमोशन इज अ प्योरली मार्केटिंग एक्टिविटी कि आपने प्रमोशन को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है, थर्ड के अंदर देख लें, डिवाइस एंड अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जैसे कि लास्ट टाइम थोड़ा सा जिक्र आया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या कुछ है। लेकिन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास सेगमेंटेशन आती है, टारगेटिंग आती है, पोजीशनिंग आती है और क्या है? मार्केटिंग मिक्स है। ठीक है, सेगमेंटेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेगमेंटेशन का ही है। हम इसमें सेगमेंट्स ही पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। ये डिफरेंट सेगमेंटेशन की टाइप्स हैं किसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कहता है कि ये पॉइंट्स आते हैं, शुड कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। देखिए, मार्केट के अंदर सेगमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस्लामाबाद के अंदर ही देख लें तो जो G9 है, कराची कंपनी, इफ आई वुड से इट्स अ लोअर क्लास, इट्स अ सराउंडिंग में जो है वो पुअर नेबरहुड है। आसपास अगर देखा जाए तो G9 की मार्केट इट्स नॉट एन एलीट क्लास मार्केट। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकली इस्लामाबाद के अंदर एक ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन बनी हुई है जिसके अंदर G9 की मार्केट एक लोअर क्लास की और एक सस्ती मार्केट है। ठीक है, बट विद इन द इस्लामाबाद अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर हम देखें तो F6 और F7 के जो मार्केट है वो इलीट क्लास की है। स्पेशली F7 फॉरेनर्स आते हैं, रिच लोग आते हैं, ब्रांड्स भी वहाँ पे बड़े हैं। मार्केट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर और जो है फिजिकली उसकी हाइजीन के लिहाज से, उस क्लीनिंग के लिहाज से वो मार्केट भी बहुत बेहतर है। ठीक है, और इसी लिहाज से ब्रांड भी जो है वहाँ पे जो है वो बिग ब्रांड्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी आउटलेट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ डेमोग्राफिक एंड द जियोग्राफिक सेगमेंटेशन ओवर देयर इन G9 एज वेल और F7 एंड F6 के लिहाज से, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से वो एरिया पोश एरिया है F6 F7, और G9 जो है वो कम पोश एरिया है और वो लोअर क्लास के लिहाज से है। ठीक हो गया, तो ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई है। अगर हम डेमोग्राफी देखें जिसके अंदर इनकम आती है, इनकम के लिहाज से तो इनकम में जहाँ पे G9 की हम बात करें तो वहाँ पे आसपास सराउंडिंग में और जाने वाले कस्टमर लोअर इनकम वाले लोग हैं, जबकि F6 और F7 के अंदर हाई इनकम वाले लोग हैं। तो ये सेगमेंट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, टारगेटिंग क्या है कि जिसके पीछे आप जाते हैं दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। ये आगे आएगा लेकिन काफी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, आगे फिर हम इसको टच कर लेंगे टारगेटिंग को। ठीक है, तो जिसको आप सर्व करना चाहते हैं दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। ठीक है, आप एक ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि सस्ते में और गरीबों का है, तो ये आपकी टारगेट मार्केट बन गई है। और वो प्रोडक्ट फीमेल्स के लिए है और फीमेल्स में भी वो यंग फीमेल्स के लिए है, लाइक ड्रेसेस ही हैं। और आप कह सकते हैं इट्स फ्रॉम एज ऑफ 14 टिल 35 के दरमियान आप पोजीशन कर रहे हैं। और वही गारमेंट्स के साइज और उसी लिहाज से उसका डिज़ाइन और उसकी प्राइस आपने पोजीशन की है जो कि मिडिल एंड लोअर क्लास के लिहाज से की है। और अब आप अपना आउटलेट G9 में ओपन कर रहे हैं तो दैट्स योर बिकम्स योर टारगेट मार्केट। वो अब आपकी टारगेट मार्केट बन जाती है। इसको आगे हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दैट्स अ टारगेट मार्केट। अगर थोड़ा सा आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर से जहाँ पे मैंने बताया था बारबी डॉल की बात हमने की, तो सेगमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। बारबी डॉल को आपने बनाया तो दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। वो टारगेट मार्केट क्या है? जिसके पीछे आप जाते हैं, जिसको आप सर्व करते हैं, दैट इज योर टारगेट मार्केट।
देखिए सेगमेंट तो अमीरों का भी बना है, गरीबों का भी बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। जियोग्राफिकल लोकेशन भी डिवाइड है, इनकम भी डिवाइड है, मेल और फीमेल भी डिवाइड है, बच्चे और बच्चियां भी डिवाइड है, ऑलरेडी सेगमेंट्स बने हुए हैं। बट टारगेट मार्केट क्या है? जिसको आप सर्व करते हैं दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। बारबी डॉल की एग्जांपल लें तो आपने बारबी डॉल किया तो बारबी डॉल बच्चियों के लिए, दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। आपने एलिमिनेट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया किनको? बच्चों को। आपने एक्सक्लूड कर दिया बड़ी बच्चियों को, बड़ी औरतों को भी। आपने बड़े लड़कों को और बड़े मर्दों को भी एक्सक्लूड कर दिया। आपने सिर्फ छोटी बच्चियों के लिए डॉल बनाई, और किसके लिए बनाई? जो कि अमीरों की बच्चियां हैं। तो दैट इज योर टारगेट मार्केट, क्योंकि इनकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। ये दूसरे लफ्जों में अगर आसान में और कहूँ, जिसको आप सर्व करते हैं दैट इज योर टारगेट मार्केट। और ये सेगमेंट ऑलरेडी मार्केट के अंदर बने हुए, ठीक है। पोजीशनिंग, इसको क्लास हम देखेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो पोजीशनिंग टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बिजनेस। मैं आपको यकीन माने बता सकता हूँ कि ओवरऑल बिजनेस के लिहाज से पोजीशनिंग इज एवरीथिंग, ठीक है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो आपके ब्रांड का जो इमेज बना हुआ है लोगों के जहन में, वो पोजीशनिंग कहलाता है, ठीक है। माइकल पोर्टर बहुत बड़ा जो है वो थ्योरिस्ट है, इसने बहुत फ्रेमवर्क्स डेवलप किए हैं। जेनेरिक स्ट्रेटजी भी इसकी है जो पोजीशनिंग को डिफाइन करती है। 5 फोर्सेस भी माइकल पोर्टर के हैं। वैल्यू चेन माइकल पोर्टर का है, वैल्यू सिस्टम माइकल पोर्टर का है, और पोजीशनिंग की जो जेनेरिक स्ट्रेटजी है, मैं पहले सबसे पहले बता चुका हूँ, ये भी माइकल पोर्टर ने दी है। माइकल पोर्टर कहता है कि कंपैटिटर कैन इमिटेट एवरीथिंग, कंपैटिटर हर चीज कॉपी कर सकता है, लेकिन कंपैटिटर यूनिक पोजीशनिंग आपकी कॉपी नहीं कर सकता। और पोजीशनिंग क्या है? जो इमेज आपके ब्रांड के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों के जहन में है, वो पोजीशनिंग कहलाती है, ठीक है। सो पोजीशनिंग है ऑर्गेनाइजेशन, कंसीडर करें पोजीशनिंग को लाजमी। एंड लास्ट इज द मार्केटिंग मिक्स, जो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10:10 पे मेरी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, होल्ड ऑन सेकंड क्लास। लैपटॉप स्टक कर जाता है, आई डोंट नो व्हाई इट्स स्टक। अच्छा क्लास, इट्स वेरी अर्ली के आई रिकॉग्नाइज की आवाज कम आ रही है। मुझे क्लास अभी दोबारा बताएंगे कि अभी मेरी देखिए स्लो तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता भी बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आवाज के अंदर ब्रेक आ रही है या क्या है? अच्छा ठीक है, स्लो तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ एज यू सेड, ठीक है। ओके है, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आप लोगों को ओके है। थोड़ा सा स्पीकर अपना ऊंचा कर ले ताकि आपको आवाज आ जाए। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, माइट बी एन इशू, और एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। 90-95% के लिए क्लियर है, एडवाइसेबल है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के होते हैं समटाइम नेट इशू होता है, और समटाइम मैंने इसको अपने लैपटॉप को और क्लोज कर लिया है कि अब आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स हम आगे देखेंगे, ठीक है। आपके स्टेप 5 के अंदर आ जाएं, प्लान द मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। 4 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है। और 6 के अंदर क्या है? इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। आप जो अपना पूरा ये मार्केटिंग प्लान डिवाइस करेंगे, उसको आपने फिर क्या करना है? आपने इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। अगर मार्केटिंग मिक्स की हम बात करते हैं तो मार्केटिंग मिक्स क्यों कहता है स्पेशल? ऑल्दो मैं एक चीज पता चलूं, आपकी बुक के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि the marketing action plan will form an important component of any business plan. The business plan has many objectives including, इसमें I don't know why author just have written
अबाउट द बिजनेस प्लान के बारे में क्यों लिखा है ऑथर ने, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर ऑथर कहता है कि मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बिजनेस प्लान का, और एक बिजनेस प्लान के लिए के अंदर जरूरी है कि आप मार्केटिंग मिक्स को देखें। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग बिजनेस प्लान, वी आर डिस्कसिंग अ मार्केटिंग प्लान, या हम मार्केटिंग एक्शन प्लान को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर, मैं बुक के बारे में बता रहा हूँ, ऑथर ने बिजनेस प्लान के बारे में लिखा है, बिजनेस प्लान इज अ डिटेल एंड सेपरेट टॉपिक, ठीक है, जिसको आप 2 लेक्चर्स के अंदर मैं स्टिल कहूँगा कि आप एक आउटलाइन और कवर कर सकते हैं, और 2 लेक्चर में आप सिर्फ बता सकते हैं कि बिजनेस प्लान क्या है। इसके ऊपर तो पूरे के पूरे सेमेस्टर हैं, ठीक है। एंड आई टीच बिजनेस प्लान इन एंटरप्रेन्योरशिप, और मैं 11 साल से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है वो बिजनेस प्लान इज अ ब्रांड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे आप डेवलप करते हैं बिजनेस प्लान को। तो स्टेप 5 के अंदर ऑथर ने ये चीज लिखी है कि मार्केटिंग मिक्स इज अ क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस प्लान, किसी भी बिजनेस प्लान के लिहाज से, ठीक है। और 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बिजनेस प्लान हैज मेनी ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग सिक्योरिंग एक्सटर्नल फंडिंग। आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ नीड टू राइट ओवर देयर कि एक्सटर्नल फंडिंग के लिए, यस, वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग अ बिजनेस प्लान टू गेट द फंडिंग, ठीक है। तो ये ऑथर कहता है कि बिजनेस प्लान के डिफरेंट हैं जिसके अंदर आप एक्सटर्नल फंडिंग को सिक्योर करते हैं, और measuring business success. Yes, you measure a business success by writing a business plan. Business plan is not a end product, it's a process जो कि अपडेट होता है। तो उस प्रोसेस के अंदर वो अपडेट होता है, जब अपडेट होता है तो फिर आप अपने बिजनेस की सक्सेस को मेजर करते हैं, क्योंकि बिजनेस प्लान आपको रोड मैप देता है, ये वो बेंचमार्क होता है। जब आप प्लान बना लेते हैं तो फिर वो आपको वो रास्ता दिखा रहा होता है कि अब आपने कैसे काम करना है, क्योंकि ये रिटन डॉक्यूमेंट है और इसकी प्लानिंग 3 से 6 महीने लगा के आपने की, और उस सारी मार्केट रिसर्च के बाद आपने प्लान लिखा, प्लान लिखने के बाद अब जब आपने काम स्टार्ट किया तो वो आपको रोड मैप देगा, ठीक है। इसमें हम कहते हैं व्हाट वी प्लान एंड व्हाट इज हैपनिंग, हमने प्लान किया था और क्या हैपन हो रहा है, ये बिजनेस प्लान के अंदर आता है। पॉइंट 5 के अंदर ऑथर ने बिजनेस प्लान का जिक्र किया, और मैं चाहूंगा इसमें इतना ही हम रखें कि दैट्स इट। लेकिन ऑथर ने कहा कि मार्केटिंग मिक्स इज अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस प्लान, तो बिजनेस प्लान के अंदर मार्केटिंग मिक्स एक हिस्सा है। बिजनेस प्लान क्यों यूज होता है? एक्सटर्नल फंडिंग के लिए और बिजनेस की सक्सेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। इतना ही है पार्ट 5 के अंदर। अच्छा, ये अभी क्वेश्चन कोई नहीं, आप लोगों ने आवाज के बारे में बताया, बट एकदम से बीच में डिस्टरबेंस है कि बार बार रेज हैंड, आई डोंट नो किसने रेज हैंड किया, लेकिन बार बार कंटिन्यूसली 2 participants raise hand and students नहीं पता लगता कि किसने हैंड रेज किया। नाउ फाखरा खानम का आया है कि उन्होंने हैंड रेज किया है। इससे पहले 2 participants आ रहा था और मैं क्वेश्चन देख रहा था तो कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया था विंडो में, और अभी भी नो सर एवरीथिंग इज फाइन। Fakhra, thank you very much for saying that and for telling me everything is fine. But if you have any question, then you may ask. आमिर फैजान रेज्ड हैंड, बट आमिर आपका भी कोई क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पे नहीं आ रहा, और प्लीज मैंने कहा था ये स्टेज को फिनिश कर देता तो आप क्वेश्चन पूछते, लेकिन आमिर आपका लास्ट में इस विंडो में, क्योंकि अब क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आ चुके हैं, 23 हैं, आई कैन नॉट स्क्रॉल अप, तो आप अगर रेज हैंड करते हैं तो क्वेश्चन नए से टाइप करके या ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। स्पेसिफिक एलिमेंट मार्केट में इसके ये 4 पीज हैं, ये स्लाइड के ऊपर सामने आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसको मैं कहता हूँ कि बदनामा जमाना शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इंक्रीज भी हो गए, लेकिन मैं वो नहीं बताना चाहूंगा, डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। द बेसिक मार्केटिंग मिक्स के क्या है, वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है, ये मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्टेप 6 पे आ जाए, ठीक है। मैंने 5 के अंदर बताया, जो ऑथर ने थोड़ा सा बिजनेस प्लान के अंदर जिक्र किया था उतने ही है। आई डोंट नो, उसकी जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे डिस्कस करने की। और इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर कहता है कि आपने जो सारा प्लान फ्रॉम स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक करना है,
इसके अंदर आपने उसका कंट्रोल भी करना है, मेजर भी करना है कि ये सारी चीजें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमने इसका मार्केटिंग एक्शन प्लान देखा जिसके अंदर इसके 6 स्टेप थे। हम आगे चलते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ये एक डायग्राम है, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो छोड़ दें, नहीं लग रही तो कोई मसला नहीं, इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अगर समझ नहीं आती है तो फिर भी इग्नोर कर दें, क्योंकि इससे आगे हम यही सेगमेंटेशन पढ़ेंगे जो मैंने अभी ऊपर जिक्र किया है। लेकिन एक अच्छी डायग्राम है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट्स मच अप्रिशिएटेड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट लीव इट, देन लीव इट, नो वरीज। ठीक है, घबराने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको स्क्वायर बॉक्स को देख लें तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में ऑथर बात कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, कंपैटिटर्स हैं, पब्लिक्स हैं एंड सप्लायर्स हैं, तो ये कौन सी है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट है या मैक्रो एनवायरनमेंट है। ठीक है, इफ यू वांट टू गिव मी अ क्विक आंसर देन टेल मी क्विकली, इट्स अ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि इस बॉक्स के अंदर मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, कंपैटिटर हैं, पब्लिक्स हैं एंड सप्लायर्स हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ माइक्रो एनवायरनमेंट। काशिफ लतीफ, इट्स अ माइक्रो। मैक्रो के अंदर पेस्टल आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल फैक्टर्स मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। ये मोस्टली ने माइक्रो बताया, दैट्स रियली गुड। ठीक है, कि ये माइक्रो एनवायरनमेंट है। इसके बाद पहले सर्कल के अंदर आप देख लें, मार्केट प्लानिंग है। ठीक है, market analysis, market planning, marketing implementation and marketing control। ये आपका साइकिल चल रहा है। कौन सा साइकिल, जो अभी हम मार्केटिंग एक्शन प्लान पढ़ रहे थे उसको बिगर पिक्चर के अंदर ऑथर ने लिख दिया कि दैट्स अ बिगर मार्केटिंग एक्शन प्लान। उसके अंदर मार्केटिंग मिक्स आ रहा है। ठीक है, मार्केटिंग एक्शन प्लान है जो पहले सर्कल के अंदर, जो बिगेस्ट सर्कल है, जो आउटर सर्कल है उसके अंदर। फिर फर्दर उसके अंदर क्या आ रहा है, मार्केटिंग मिक्स आ रही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है। और फिर उसके बाद क्या है, आपकी सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग है, डिफरेंशिएशन है और पोजीशनिंग है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का वर्ड इसके अंदर एक नया ऐड है जो कि अभी तक हमने टच नहीं किया, लेकिन हम आगे टच करेंगे। डिफरेंशिएशन को देखेंगे कि पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ही होती है। ठीक है, और सेंटर में क्या है, कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप। ठीक है, कस्टमर को क्या वैल्यू आप दे रहे हैं और क्या रिलेशनशिप्स आपके कस्टमर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये है। दोबारा से अगर हम देख लें तो हमारी माइक्रो एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो है मार्केट एक्शन प्लान है, प्लान के अंदर फिर फर्दर सर्कल के अंदर हमारी मार्केटिंग मिक्स है और सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग है। और सेंटर में क्या है, इन सारी चीजों के होते हुए हम कस्टमर वैल्यू एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप है। ठीक हो गया, तो कस्टमर को वैल्यू हम डिलीवर कर रहे हैं और उससे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। दैट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड द मार्केटिंग मिक्स्ड। नेक्स्ट वही जो पॉइंट्स हमने ऊपर देखे थे उसको थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर देखते हैं। ठीक है, और वो क्या है, मार्केटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, जो आपके बुक के 314 पेज के ऊपर है। उसी सीक्वेंस को मैंने अडॉप्ट किया है, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर अगर मैंने डिफरेंट जगह से पिक किया तो स्टूडेंट बिट कंफ्यूज। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर आ रहा है, एंड दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर जैसे इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है, इट्स अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी बुक के अंदर है, जिसके अंदर पहला पार्ट वो कहता है कि सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट चैप्टर में भी देखा, कल भी देखा, आज भी देख लिया। is a division of a market into distinct group of buyers who have different needs। क्लास अगर याद हो तो अभी यही चीज मैंने बात की थी कि ग्रुप्स बना देते हैं उन बायर को जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं। ठीक है, तो G9 के अंदर या अपारा मार्केट के अंदर इस्लामाबाद में जो लोग आते हैं तो वो एक लोअर क्लास के हैं और उनकी नीड्स डिफरेंट हैं। वो महंगे ब्रांड्स नहीं ले सकते, उन्होंने सस्ती चीजें बाय करनी है।
ठीक हो गया। ये उनकी सिमिलर नीड्स हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है। उनके ब्रांड्स सेम है क्योंकि उनकी पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर करती होती तो सीधा F6 F7 जाते और वहाँ पे वही क्लास आती है, वही सेगमेंट आता है जहाँ पे उनकी सिमिलर नीड्स हैं और उनकी जो है डेमोग्राफी भी डिफरेंट है, उनकी ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, उनकी इनकम डिफरेंट है, ठीक है। देन क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर एंड हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्स। तो हर एक सेपरेट प्रोडक्ट या सेपरेट मार्केटिंग मिक्स रिक्वायर करता है। मिक्स के अंदर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आती है, तो वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। जैसे पैसे देंगे वैसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स। सस्ते में है तो प्लेस क्या है, G9 है, अपारा है। महंगे की प्लेस क्या है मार्केटिंग मिक्स के अंदर दूसरा पॉइंट प्लेस क्या है, महंगे की F6 एंड F7 है, ठीक है, या E7 है, या ब्लू एरिया सेंटोरस है, ठीक है तो वो है। और अगर सेपरेट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रमोशन देख लें तो अक्सर प्रमोशन में मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक ब्रांड है कारीगर, कि कारीगर जो कि अब कारोबार हो गया है, और पहचान माल और जन्नत माल की जो है प्रमोशन और उनके एड्स डिफरेंट हैं। चन1 के गुल अहमद के एड डिफरेंट है, ठीक है। पहचान मॉल, जन्नत मॉल, कारीगर ये बहुत लेस स्पेंड करते हैं और बड़े लो क्वालिटी के इनके एड्स होते हैं। और गुल अहमद, चन1, शर्ट एंड टाई को अगर हम देखें तो इनके एड से रिफ्लेक्ट हो जाता है कि ये ब्रांड किस चीज का है। तो मार्केटिंग मिक्सेस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन भी इनकी डिफरेंट है, हर एक की डिफरेंट है क्योंकि ये ब्रांड्स डिफरेंट है। चन1 एलीट क्लास का ब्रांड है, गुल अहमद एलीट क्लास का ब्रांड है, शर्ट एंड टाई एलीट क्लास का ब्रांड है। उनकी मार्केटिंग मिक्स डिफरेंट है, उनकी टारगेट मार्केट डिफरेंट है, उनका सेगमेंट डिफरेंट है, ठीक है। और इसी तरह से जो नॉन ब्रांडेड है उनकी टारगेट मार्केट डिफरेंट है, उनका सेगमेंट डिफरेंट है, उनकी इनकम लेवल डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो दैट्स अ मार्केट सेगमेंटेशन अगर आपको याद हो, टाटा नैनो किसके लिए निकाली गई, उन लोगों के लिए जो महंगी गाड़ियां या लग्जरी कार्स, रोल्स रॉयस और BMW अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, टाटा नैनो बाय करते हैं। एंड दैट्स अ वन सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट को क्या कहते हैं, इज अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। जो मार्केटिंग एफर्ट्स कंपनी करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन अ सिमिलर वे, ठीक है। अगर उनका इनकम लेवल सेम है तो वो सारे जो हैं लग्जरी कार नहीं लेंगे, जाके टाटा टाटा नैनो को ही बाय करेंगे। प्लस डोंट बी पैनिक, इट्स वेरी क्लियर, ये आपको सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप आगे देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी काफी क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर ये आपको सारी चीजें बिल्कुल और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मार्केट टारगेटिंग की हम बात कर रहे थे, आप ऊपर देख सकते हैं, अगेन वी आर स्टडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कस्टमर सेंटर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। सेगमेंट ऑलरेडी मौजूद है, आप जिसके पीछे जाते हैं वो दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। आप बारबी डॉल बनाते हैं, ये आपकी टारगेट मार्केट है। आप कुर्ता शलवार बनाते हैं, जे डॉट का नाम फौरन जहन में आ जाता है, तो जे डॉट की टारगेट मार्केट वो लोग हैं जो कुर्ता शलवार पहनते हैं। शर्ट एंड टाई, उसकी टारगेट मार्केट वो है जो कि फॉर्मल ड्रेस पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है। उनकी टारगेट मार्केट कुर्ता शलवार वाली नहीं है, उनकी टारगेट मार्केट जीन्स जॉगर टी शर्ट वाली नहीं है। तो ये बात अंडरस्टैंड करें, शर्ट एंड टाई की टारगेट मार्केट क्या है, जो कि पैंट शर्ट लेना चाहते हैं फॉर्मल्स के अंदर। जे डॉट की टारगेट मार्केट क्या है, कुर्ता शलवार वाली, ठीक है। लिवाइस एंड आउटफिटर्स की टारगेट मार्केट क्या है, वो लोग जो कि जीन्स और टी शर्ट्स एंड जॉगर्स पहनते हैं, कैजुअल ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये दैट्स अ टारगेट मार्केट, जिसको आप सर्व करते हैं, दैट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। एक या एक से ज्यादा सेगमेंट को सिलेक्ट करना ताकि आप उनकी नीड्स को बेटर फुलफिल कर सकें। मैंने इस मार्केटिंग के शुरू में बताया था कि पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट तक सब कुछ बनाओ, सबको बेचो, लेकिन अब क्या कहते हैं, नहीं, एक सेगमेंट को चूज कर लो और उसकी नीड्स को बेटर सर्व करो, उसकी नीड्स को बेटर सर्व करो जिस सेगमेंट को आपने टारगेट किया है, ठीक है। और यही आपकी पोजीशनिंग भी कहलाती है, मार्केट पोजीशनिंग, ठीक है।
पोजीशनिंग क्या है? सॉरी, देखिए पोजीशनिंग कहती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इमेज के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इमेज बना हुआ है कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के बारे में, दैट्स अ पोजीशनिंग। कैसे? मैं अगर कुर्ता शलवार का नाम लूं तो सबके जहन में जे डॉट और खाड़ी आ जाएगा। मैं जीन्स और जॉगर और टी शर्ट की बात करूं तो आउटफिटर्स और लीवाइस आ जाएगा। मैं पैंट शर्ट की बात करूं तो आपके पास डाइनर्स और शर्ट एंड टाई जहन में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे हैव पोजीशन देयर देमसेल्फ इन सच अ वे, उन्होंने यूनिक पोजीशनिंग कायम की है। अच्छा, अगर आप देखें कि जे डॉट तो पैंट शर्ट भी दे सकता है, जे डॉट जो है वो जीन्स एंड जॉगर्स भी दे सकता है, लेकिन नहीं, जैसे करंट मार्केटिंग का जो है वो क्या है, मार्केटिंग इश्यूज क्या है, मार्केटिंग क्या है कि आप एक सेगमेंट को चूज कर लो और उसकी नीड्स को बेटर सर्व करो। शर्ट एंड टाई, आउटफिटर्स, क्रॉसरोड्स, लीवाइस, चेन वन, जे डॉट, सारे क्या कर रहे हैं, गारमेंट्स दे रहे हैं और सारे सेम क्लास को, इनकम लेवल को सेम को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्लास जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है? क्या सब ने अपने आप को यूनिक पोजीशन नहीं किया हुआ? यस, किया हुआ है। कुर्ता शलवार हमारे जहन में फौरन जे डॉट का नाम आएगा, हमारे जहन में लिवाइस क्यों नहीं आया? नो, जब जीन्स और जॉगर या टी शर्ट्स की हम बात करें तो हमारे जहन में लिवाइस आएगा, फौरन आउटफिटर्स आएगा। हम कहें जी फॉर्मल ड्रेस पेंट ड्रेस शर्ट लेनी है तो आपके जहन में जे डॉट नहीं आएगा, आपके जहन में शर्ट एंड आउटफिटर्स नहीं आएगा, आपके जहन में लिवाइस नहीं आएगा, आपके जहन में डाइनर्स और शर्ट एंड आएगा, बिकॉज दे हैव पोजीशन देमसेल्फ इन सच अ वे कि आप हमारे पास आए, हमारे पास ये चीज अवेलेबल है। जे डॉट ने, अच्छा, मैं जो मैं बात करता हूँ कि सारे गारमेंट्स दे रहे हैं और सारों ने अपने आप को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया हुआ है, एंड दैट्स अ पोजीशनिंग। और माइकल पोर्टर कहता है कि कंपैटिटर हर चीज कॉपी कर सकता है लेकिन आपकी यूनिक पोजीशनिंग कॉपी नहीं कर सकता। अब जो नाम लेने लगा हूं, एप्पल, एप्पल ने अपनी यूनिक पोजीशनिंग कायम की हुई है। एप्पल का नाम जहन में आ जाता है तो आपके जहन में आता है कि क्वालिटी वाले स्मार्टफोन्स देता है एप्पल, आईफोन एप्पल का है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि स्टीव जॉब का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो इंटरव्यू के अंदर वो होस्ट उससे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है। स्टीव जॉब का सिंपल आंसर था, वी डोंट सेल जंक, हम कूड़ कबाड़ नहीं बेचते, हम एक चीज बेचते हैं क्वालिटी की। सो दैट्स अ पोजीशनिंग, इज अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट to occupy a clear, distinctive and desirable place relative to competing products in the minds of the target consumer. Plus it's very good definition, जो सारी बात की उसको बिल्कुल इसने क्लियरली ऑथर ने बता दिया है। occupy a clear, कुर्ता शलवार क्लियर है जे डॉट, जीन्स लिवाइस आउटफिटर्स, distinctive, different from your competitors, unique, differentiated and desirable place. Desirable place, मैं अगर कुर्ता शलवार लेने जाऊंगा तो मेरे लिए desirable place is a J dot. मैं अगर ऑफिस के लिए चाहूंगा पैंट शर्ट लेनी है तो मैं कहूंगा आई विल गो फॉर द डाइनर एंड शर्ट एंड टाई, वहां पे आपको मिलते हैं डिजायरेबल रिलेटिव टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। वही बात मैंने अभी की कि ये चारों पांचों ब्रांड्स कपड़े दे रहे हैं और सब एक इनकम लेवल को टारगेट कर रहे हैं, बट लुक एट द रिलेटिव टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। शर्ट एंड टाई, लिवाइस, आउटफिटर्स, चेन वन, सब ने अपने आप को यूनिकली पोजीशन किया हुआ है, एंड दैट्स द पोजीशनिंग इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर। आई बिलीव आपको ये समझ आ गया होगा कि पोजीशनिंग क्या है। एप्पल की पोजीशनिंग कोई कॉपी नहीं कर सकता। हम फास्ट फूड में मैकडोनल्ड को बताते हैं, मैकडोनल्ड की पोजीशनिंग कोई कॉपी नहीं कर सकता, फास्टेस्ट फूड डिलीवरी करता है। जे डॉट की पोजीशनिंग कॉपी नहीं हो सकती है।
रायनियर, इजी जेट सस्ती एयरलाइन है, इनकी पोजीशनिंग कॉपी नहीं हो सकती। इन्होंने अपने आप को लो क्लास के लिहाज से, लोअर प्राइस के लिहाज से पोजीशनिंग किया है। एमरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज की पोजीशनिंग अपनी है, एलीट क्लास का ब्रांड है। सो कंपैटिटर कैन कॉपी एवरीथिंग बट दे कैन नॉट कॉपी योर यूनिक पोजीशनिंग, एंड दैट्स द पोजीशनिंग। ठीक है क्लास, बस 5 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, पोजीशनिंग से ही मैं आगे फर्दर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एंड तो ये है कि सिस्टम एकदम से स्टक हो जाता है। इट्स 10:33, तो हम 38 to 40 पे दोबारा से ज्वाइन करते हैं और ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, दैट विल बी लॉग इन, और जो है लॉग इन ही रहेगा। इसी से आगे 10:40 पे इंशाल्लाह 39:40 पे हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। आप स्ट्रेच योर लेग्स, रिलैक्स हो जाएं, खड़े हो जाएं, स्ट्रेच कर लें, ब्रेक कर लें, पानी पी लें, चाय पी लें। ठीक है, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।
अच्छा, क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, मार्केट पोजीशनिंग हम कर रहे थे। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है सेगमेंटेशन की। अच्छा क्लास स्टूडेंट, आपको बताता चलूं, अगर एक यंग एंटरप्रेन्योरियल फर्म है, जो फर्म बिल्कुल नई स्टार्ट करी अपने बिजनेस को, या फिर एक मैच्योर कंपनी है, ठीक है, ये जो उसने किस सेगमेंट को टारगेट करना है, इवन अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की बात करूं तो ये इवन प्लानिंग फेज में ही डिसाइड हो जाता है कि आपका सेगमेंट कौन सा होगा, आपने किसको टारगेट करना है, आपने अपने आप को कैसे पोजीशन करना है, ये आपने इवन प्लानिंग फेज के अंदर पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि मैं ये जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, ये इनकम के लिहाज से, ये तो अगर डेमोग्राफी में देखें तो उसके अंदर एज आती है, सेक्स आती है, ये बच्चों का है, बच्चियों का है, लड़कों का है, लड़कियों का है, ठीक है, बड़ों का है, बूढ़ों का है, कौन सा ब्रांड है, किसका है, किसकी नीड्स को ये फुलफिल करेगा, एक तो ये चीज। फिर इनकम लेवल क्या होगा, ठीक है, कौन से इनकम के लोग इसको ले सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा, ये लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल भी जो है सेगमेंटेशन आती है, और वो किस जगह पे रिजाइड करते हैं, उनकी मार्केट क्या है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्लियरली डिफाइन होता है, आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, जिसके बारे में जैसे मैं बताऊं, देखिए जी, चेन1 अगर एलीट क्लास का ब्रांड है, तो एलीट कभी साइकिल पे नहीं आएगा या पैदल नहीं आएगा, बल्कि एलीट अपनी गाड़ी के अंदर आएगा। तो चेन1 के आउटलेट जहां पे भी मौजूद हैं, वहां पे या तो उन्होंने बेसमेंट के अंदर अपनी पार्किंग दी हुई है, या तो फिर ऐसी जगह के अंदर है, जैसे रावलपिंडी सदर के अंदर उनकी बेसमेंट में पार्किंग है, और F6 F7 के अंदर अगर देखें तो उनके उस जगह पे आउटलेट है जहां पे ह्यूज कस्टमर पार्किंग अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये ज्योग्राफिकल आ गई कि ज्योग्राफिकली किस जगह पे है। अब चेन1 एलीट क्लास का ब्रांड है, तो वो एलीट क्लास वाली लोकेशंस पे होगा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि रावलपिंडी के अंदर डोग खब्बा के अंदर, डोग खस्सू के अंदर तो नहीं होगा, ठीक है, वो सदर के अंदर मौजूद है, और जहां पे सदर के अंदर एलीट्स आते हैं, ठीक है, वो लोकेलिटी एलीट्स की है। वो F6 F7 है, वो पोश एरिया है जहाँ पे एलीट्स आते हैं, वो सेंटोरस मॉल्स के अंदर है जहाँ पे एलीट्स आते हैं, ठीक है। तो खैर ये वो चीजें हैं उस लिहाज से जहाँ पे जब ब्रांड आप करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट था, इट्स वेरी राइट, बहुत राइट क्वेश्चन पूछा, इफ आई वुड अप्रिशिएट हिम, फैजान का, ठीक है। तो जो उस लिहाज से आप शुरू में ही अपनी यूनिक पोजीशनिंग कर लेते हैं, देख लेते हो कि आपका ब्रांड कौन से सेगमेंट को टारगेट करेगा, अमीरों का होगा, गरीबों का होगा, बच्चों का होगा, बच्चियों का होगा, लड़कों का है, लड़कियों का है, किस लिहाज से है, वो आपका पहले डिसाइड हो जाता है। इनकम लेवल क्या है, फिर आप उसको डिजाइन भी उसी लिहाज से करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि आप वैल्यू फॉर मनी, हमने पढ़ी कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं उसके अगेंस्ट मनी चार्ज कर रहे हैं। और एक और चीज बड़ी क्लियर ऑथर ने कहा, ना ज्यादा ना कम। देखिए जो मनी आप कर रहे हैं, एक चीज आप सस्ते में 100 रुपए में दे रहे हैं, एक गुड़िया डॉल दे रहे हैं, और एक डॉल दे रहे हैं आप 2000 के अंदर, ठीक है। तो आप 100 रुपए के अंदर 2000 वाली डॉल की क्वालिटी तो नहीं दे सकते ना, 100 रुपए के अंदर आप 800 रुपए की दे सकते हैं ना, 100 के अंदर आप 500 वाली दे सकते हैं। 100 के अंदर आपने 100 के ही रिटर्न में उसकी वही वैल्यू रिटर्न करनी है, जो कल भी हमने रिवाइज किया, ना ज्यादा ना कम, ऑथर ने लिखा है। तो राइट वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि 100 के ऊपर 200 की आप कोशिश करेंगे, कुछ अरसे के लिए कर सकेंगे। एक चीज होती है सस्टेनेबल, ठीक है, कि जब भी आप कोई काम करें, कोई डिसीजन लें, कोई प्रोसेस डेवलप करें, तो आप उसकी ये देखें कि आइदर इट इज अ सस्टेनेबल और नॉट, ये सस्टेनेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जो 100 के अंदर कोशिश करें आप 150 या 200 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, वो सस्टेनेबल नहीं है। हो सकता है आप कहेंगे हमसे 20 रुपए फिर भी कमा रहे हैं उसके अंदर, नहीं, लॉन्ग रन के अंदर आप इसको सस्टेनेबली नहीं कमा सकते। आप अगर लॉन्ग टर्म के अंदर देख लें तो आपकी वो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, यू विल बी एग्जॉस्ट। यंग एंटरप्रेन्योर्स को अक्सर हम एडवाइस करते हैं कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। इस वजह से लो प्राइस इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन, ठीक है। तो जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी
प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उतनी ही क्वालिटी आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये आप शुरू से डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, अब जब आ जाती है मैच्योर कंपनी और जब उसने नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो ये चीजें पहले से डिफाइन कर लेती है, ठीक है। लेकिन अगर मैच्योर कंपनी की अगर हम बात करें तो एप्पल है, तो एप्पल तो निकालेगा ही नया प्रोडक्ट भी अपने एलीट क्लास के ब्रांड के लिहाज से, ठीक है। As and whatever the participants, if you please raise the hands, आप रेज करते हैं एक दफा किया करें। मेरी स्क्रीन पे बार बार आप लोग ऐसे आ रहे होते हो जैसे कि कोई एक इमरजेंसी है, और बार बार आई थिंक आप रेज हैंड के बटन को क्लिक करते रहते हो। क्लास इतने तो मैनर्स होने चाहिए कि आपको कि यू हैव रेज्ड, आई नो फॉर अ फैक्ट व्हाट एवर इट इज इन माय माइंड, वो मैंने आपको टीच करना है, बताना है। आई विल श्योरली कम बैक टू यू, ठीक है। पहले मैं लास्ट में लेता था, मैं बीच में भी पिक करता हूँ। इट्स डजंट मीन कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर बार बार रेज हैंड करें, बार बार रेज कर रही है। ये पहले भी अभी किया और अभी दोबारा से कर रहे हैं। आई वुड नॉट नेम इट, नेम नहीं लूंगा क्या है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन प्लीज सबके क्वेश्चंस आंसर कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में वो भी मैंने टीच करना है। तो इसी से बार बार रेज हैंड ना करें, ठीक है। जो ही मेरा टॉपिक जो है, जो मेरे माइंड में, उसको खत्म करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगा, पिक कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो है हो सकता है आप मेरी बात को सुन लें तो उससे आगे आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो जब बिग कंपनी है लाइक एप्पल है, तो एप्पल तो एलीट क्लास का ब्रांड ही है, तो वो एलीट क्लास के प्रोडक्ट ही लॉन्च करेगा, ठीक है। तो उसने जब भी प्लानिंग करनी है तो उसने तो यही देखना है कि मैंने जो है सेगमेंट तो मेरा क्लियर है, जिसके पीछे जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ वो तो मेरा एलीट क्लास का ही है। तो मैंने जो प्रोडक्ट लगाना है वो तो हायर क्लास का और गुड क्वालिटी का मैंने देना है। क्यों? कि मेरे ब्रांड की पोजीशनिंग लोगों के जहन में क्लियर है, ठीक है। सो एप्पल की पोजीशनिंग एज ए एलीट क्लास ब्रांड हुई हुई है, ठीक है। तो वो जब प्रोडक्ट निकालेगा, नया प्रोडक्ट कोई भी निकालेगा, तो वो एलीट क्लास के लिहाज से निकालेगा। स्ट्रेटजी में हम देखते हैं एप्पल का टर्निंग पॉइंट जो है वो जब उसने 2001 में आईपॉड लॉन्च किया, फिर आईफोन लॉन्च किया, आईपैड लॉन्च किया, तो आप सारे देख सकते हैं कि ये उसने एलीट क्लास का ब्रांड के लिहाज से ही लॉन्च किया, ठीक है। उससे पहले एप्पल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर था, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2001 में वो एंटर हुआ और आईपॉड लॉन्च किया, फिर आईफोन लॉन्च किया और फिर आईपैड, जो कि एप्पल के टर्निंग पॉइंट थे। और उसके बाद उसने जो है काफी ग्रो किया और वर्ल्ड के अंदर वेल रिनाउंड हो गया। ऑलरेडी रिनाउंड था, एप्पल की हिस्ट्री 72 से चली आ रही है, 72 से ये ब्रांड है, ठीक है। एंड स्टीव जॉब इज ए को फाउंडर ऑफ द एप्पल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड से पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा जी, नॉट नो नथिंग वेरी स्पेशल। इजाजुल्लाह, आई विल टेक योर क्वेश्चन एट द एंड। मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स। वही जो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन पूछा था, देखें क्लियरली यहाँ पे लिख दिया, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। कंट्रोलेबल टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स हैं, मार्केटिंग टूल मौजूद हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, दैट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट, ठीक है। अब उस ब्लेंड को यूज करते हुए जो वो, अब देख आपको पोजीशनिंग क्लियर हो गई है, सेगमेंटेशन टारगेट मार्केट क्लियर हो गई है। तो अब आपने अगर लो क्लास को टारगेट करना है तो आपकी प्राइस भी सस्ती होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी लो होगी, आपकी प्लेस भी G9 अपारा होगी, ठीक है, पिंडी में राजा बाजार होगी, और उसी लिहाज से आप प्रमोशन करते हैं। कारीगर वाले कारोबार, पहचान मॉल और इनके एड्स और चेन1 के एड्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। So it's a controllable tactical marketing tool, product price, place and promotion that the firm blends to produce the response it wants in the target market, जो target market organization की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरे मार्केटिंग मिक्स को तैयार कर देते हो। क्यों? कि आपकी टारगेट मार्केट ही ये है। पहचान मॉल, अलजन्नत, कारीगर, कारोबार, इनकी टारगेट मार्केट डिफरेंट है। चेन1, गुल अहमद, शर्ट एंड टाई की टारगेट मार्केट डिफरेंट है। और उसके लिए आप क्या करते हो, इस टूल को, मार्केटिंग मिक्स के इस टैक्टिकल मार्केटिंग टूल को यूज करते हो। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को भी डिजाइन करते हो, प्राइस को भी, प्लेस की, जैसे प्लेस की अभी मैं बात कर रहा था, चेन1 F6 में उस जगह पे उसके स्टोर्स होंगे जहां पे पार्किंग अवेलेबल है। कंजस्टेड G9 राजा बाजार के अंदर
इन एरियाज के अंदर, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती और ना पार्किंग स्पेस है, ऐसी जगह पे उनके आउटलेट्स नहीं होंगे। उनकी प्रमोशन भी उसी लिहाज से होगी। एक एक गुल अहमद और इंचनवन के एड्स को देख लें तो आपको पता लगता है कि उसके अंदर उन्होंने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, और सॉरी, उस ब्रांड को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, कि वाकई ये एक गुल अहमद का एड है, ये चनवन का एड है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे कारीगर के एड्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो दैट्स अ मार्केटिंग मिक्स। इट्स अ, इन शॉर्ट, इट्स अ प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन अकॉर्डिंग टू योर टारगेट मार्केट। ठीक है, डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, और देख लें बड़ा क्लियर ऑथर ने बता दिया। टारगेट कस्टमर वही जो जब अभी तक हम जो जिक्र कर रहे हैं, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ आज के इस लेक्चर में, तो आप देख लें सेंटर में क्या है, जो अभी बिल्कुल इस लास्ट स्लाइड में मैंने बात की, टारगेट कस्टमर और इंटेंडेड पोजीशनिंग, हाउ यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ, ठीक है। अगेन पोजीशनिंग को फर्दर अगर मैं और क्लियर करूं तो आप देख लें, मदीना कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी, यहाँ पे इन्होंने अपने आप को सस्ती कैश एंड कैरी के लिहाज से पोजीशन किया हुआ है। अल-फतेह को देख लें, एक्सपेंसिव है। बहरिया ग्रीन वैली, उसके ऊपर तो लिखा हुआ है, वही आ रहा है प्रीमियम प्राइस, दैट्स अबव एवरेज, एलीट क्लास का ब्रांड है। उन्होंने अपने आप को पोजीशन एलीट क्लास के लिहाज से किया हुआ है, अल-फतेह ने एलीट क्लास के लिहाज से किया हुआ है। लेकिन इन्हीं कैश एंड कैरी में मदीना कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी, सेफ मार्ट को देख लें तो उन्होंने उनकी इंटेंडेड पोजीशनिंग क्या है, या उनकी पोजीशनिंग क्या है, उनकी लो प्राइस सस्ते स्टोर के लिहाज से उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनली अगर जैसे मैंने नाम लिया इजी जेट और रायनियर, ये वो एयरलाइंस हैं जो कि लो फेयर लो प्राइस एयरलाइन है, इनका किराया कम होता है। लेकिन ब्रिटिश एयरवेज है, एमरेट्स है, गल्फ है, अमेरिकन एयरलाइंस हैं, ये क्या है, इन्होंने अपने आप को पोजीशन जो है वो अपर क्लास एंड एलीट क्लास के लिहाज से किया हुआ है, क्योंकि ये अपने आप को हाईली डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने कंपैटिटर्स से, ठीक है। तो सेंटर सर्कल में जाएं दोबारा, तो इन मार्केटिंग मिक्स में हम टारगेट कस्टमर हमारे कौन से हैं, जिसको हम सर्व करते हैं, जो राइट अभी हमने बैक पे किया, और जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कि आप शुरू से डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट कस्टमर क्या है। एप्पल का टारगेट कस्टमर हमेशा से एलीट ही रहेगा, ठीक है। मदीना कैश एंड कैरी वही प्रोडक्ट देगा जो कि सस्ते में होगी, पंजाब कैश एंड कैरी सस्ते वाले देगा, सेफ मार्ट वाले सस्ते वाले देगा। बैरिया ग्रीन वैली के बाहर तो आप देख लें तो लाखों के तो सिर्फ उन्होंने केजेस में पैरेट्स रखे हुए हैं, लेकिन उसके इंटीरियर को देख लें, उसकी सर्विसेज को देख लें, उसके ब्रांड्स को देख लें, तो वो उसी लिहाज से एलीट के लिहाज से उन्होंने पोजीशन के हर चीज उसकी महंगी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के अंदर इसको हम देख लें, प्रोडक्ट की वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, सर्विसेज, ये सारी एक प्रोडक्ट की फीचर्स आती हैं। प्राइस, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट आइटम्स। ये पेमेंट पीरियड की वो बात आती है जब अगर आप क्रेडिट के ऊपर कोई चीज देते हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देते हैं, तो उस टाइम पेमेंट पीरियड आता है आपका। क्रेडिट टर्म्स आती हैं, इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अ क्रेडिट, इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्राइस के बारे में, एक की नहीं है, ठीक है। इसमें क्रेडिट पे बेचने वालों की भी है, ठीक है, इसके अंदर रिटेल वालों की भी है, इसके अंदर होलसेल वालों की भी है, सारी प्राइस के बारे में। प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन किस तरह से करते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये सारे जो है मार्केटिंग के हैं। प्लेस, चैनल्स, कवरेज, असॉर्टमेंट्स। चैनल का मतलब है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये भी चैनल है। आजकल जो ज्यादा चैनल चल रहा है जैसे लेपर्ड्स है, टीसीएस है, क्योंकि पीपल आर गोइंग ऑनलाइन, और दुनिया जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है। जैसे दराज को आप देख लें, ठीक है, जो कि एक्वायर कर लिया अली बाबा ने। गो टू है, उसके बाद ओलेक्स पे बहुत ज्यादा सेल करते हैं, और ऑनलाइन डिफरेंट है, इंटरनेशनली ईबे देख लें, अमेजोन देख लें, तो आजकल बहुत ज्यादा जा रहे हैं। उनका चैनल क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उनका चैनल है वाया डीएचएल है, ओसीएस है, पाकिस्तान के अंदर जैसे टीसीएस है, पाकिस्तान पोस्ट है, लेपर्ड्स कोरियर है, तो ये चैनल्स हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी ट्रेडिशनल चैनल जैसे मैंने बताया आपको, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके थ्रू है। कवरेज, कितने एरिया के अंदर आप कवर करते हैं, असॉर्टमेंट्स, लोकेशंस, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये सारे आपके प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जो है
वो मिलके टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं और आपके इंटेंडेड पोजीशनिंग क्या है, ठीक है। अरे कुछ क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, लेकिन ये क्या, अच्छा ये एक बिगर पिक्चर में, वेरी बिगर पिक्चर के अंदर मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं वो आपकी बताई हुई हैं, जिसके अंदर ऑथर यहाँ पे बता रहा है कि एनालिसिस है, एनालिसिस प्लानिंग में भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में भी हो रहा है और कंट्रोल के अंदर भी है, ठीक है। और प्लानिंग के अंदर डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान है, डेवलप मार्केटिंग प्लान है, ये आप डेवलप करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्लान हमने पढ़ा, स्ट्रेटेजिक प्लान की स्लाइड्स थी, मैंने निकाल दी, मैंने कहा आप कंफ्यूज ना, हम फोकस रहें सिर्फ एक मार्केटिंग एक्शन प्लान के ऊपर, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक प्लान वाज वेरी वेरी सिमिलर, लेकिन मुझे पता है कि अगर जब तक आपने ये ना पढ़ा हो तो उसके आपको दोनों को इकट्ठे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल था। सो आई रिमूव द स्ट्रेटेजिक प्लान, सो वी स्टडीड द 6 स्टेप ऑफ द डेवलप मार्केटिंग प्लान। फिर इम्प्लीमेंटेशन कैरी आउट होती है, प्लानिंग के बाद आप क्या करते हो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हो, कैरी आउट द प्लान्स और कंट्रोल मेजर्स हैं, ठीक है। और ऊपर आपने एनालिसिस कर लिया, जो कि एनालिसिस हमने सबसे पहले स्टेप में क्या देखा था, हमने सिचुएशन एनालिसिस देखा था, ठीक है। कंट्रोल्स में मेजर रिजल्ट, क्या रिजल्ट आए हैं, इवेल्युएट करें रिजल्ट को और टेक करेक्टिव एक्शन, ठीक है। आप करेक्टिव एक्शन उसके बाद क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल मेजर्स आते हैं आपके, ये जो मार्केटिंग एफर्ट्स को आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक हो गया। सॉरी क्लास स्क्रीन शेयर इसका जो है वो hold on a second, let me share it again, sorry for that, share सॉरी क्लास। अच्छा, इससे अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं, मार्केट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं उसी की डिटेल के अंदर। जो सिचुएशनल एनालिसिस के अंदर में दो चीजें देखी थी, वन इज द स्वॉट एंड सेकंड इज द पेस्टल, ठीक है। स्वॉट के अंदर अगर देख लें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और ऑथर ने क्लियरली यहाँ पे, क्योंकि पिक्चर जब सामने आ जाए तो इट्स वेरी क्लियर, उस टाइम मैं सिर्फ बोल रहा था, और आई नो कि आप लोगों ने अभी तक स्वॉट कर लिया हुआ है, ठीक है, और यू नो कि व्हाट इज अ स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, बट स्टिल एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम जो है वो हम इसको देख लेते हैं। देखिए इंटरनल लिखा हुआ है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होती है, इंटरनल है, ठीक है। देखिए क्लास अगर इफ इट वुड बी क्लास में स्ट्रेट अवे आंसर, चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बता दें, मेरे अगर एम्प्लॉइज वेल ट्रेंड नहीं है तो ये थ्रेट है या स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटी है या फिर वीकनेस है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं दो पॉइंट कह देता हूँ, चलें एक पॉइंट पे पहले लेते हैं कि मेरे एम्प्लॉइज अगर वेल ट्रेंड नहीं है, ये क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, क्या है। ठीक हो गया, वेल डन। अगर मैं ये बात कहूं कि मेरी मशीनरी ओल्ड है और पुरानी मशीनरी है और एफिशिएंट नहीं है, ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी, मेरे कंपैटिटर्स ने, ये ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट ने नई रेगुलेशंस निकाल दी हैं जो कि फेवर में नहीं आती हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की या मेरी इंडस्ट्री की भी फेवर में नहीं आती है, ये क्या है। अच्छा क्लास, ये थ्रेट है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन चेंज है। बहुत अच्छे, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है कि मैंने आई हैव सीन स्टूडेंट ऑफ बीबीए के इवन डिग्री के फिनिश होने बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो दैट्स व्हाई मैंने कोई छोटा सा एग्जाम लिया कि ये तो वाकई आउटसाइड एक्सटर्नल, देखिए बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट डीरेगुलेट करती है और वो पॉलिसी आपके लिए थ्रेट है, या गवर्नमेंट अलाउ करती है नई एफडीए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर नए लोगों को, तो वो क्या आ जाता है, नए कंपैटिटर्स, पोटेंशियल हम इसको पोटेंशियल कंपैटिटर्स क्या आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक
थ्रेट आ जाते हैं। गवर्नमेंट डीरेगुलेशन करती है और रेगुलेशंस टफ कर देती है, और वो रेगुलेशंस ये 2023 में हर ऑर्गेनाइजेशन ने, आईटी की ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करना है, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कंपनीज कोप अप कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, देखिए डायल अप था जिसके अंदर आप डायल करते थे, मॉडेम कनेक्ट करता था, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। क्यों? उसको किस चीज से थ्रेट हुआ और किसने ओवरकम कर लिया? नई ये इसने, ब्रॉडबैंड ने। तो वो क्या होगी, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स थी उनके लिए थ्रेट थी, और वो थ्रेट ऐसा थ्रेट रहा कि कंपनीज की एग्जिस्टेंस भी नहीं रही। पिंडी इस्लामाबाद में मुझे अच्छी तरह याद है 25-30 से ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स के जो है वो ये इंटरनेट के कार्ड्स वाली कंपनीज थी, जो इंटरनेट कार्ड लो आप चार्ज करो। आज वो डायल अप वाले कंपनीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हुई। और इन्वायरमेंट में कौन सा फैक्टर चेंज हुआ? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर चेंज हुआ। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या चेंज हुआ कि डायल अप की जगह जो है वो ब्रॉडबैंड ने ले ली। डायल अप के अंदर आपको आपका फोन जो है, फोन लाइन बिजी रखनी पड़ती है, और उसकी स्पीड मैक्सिमम 656 kbps है, और 1024 kbps मिलाएं तो 1 MB बनता है। तो जो ब्रॉडबैंड शुरू में आया उसने 1 MB तक की भी स्पीड दी, 120 64K तक, 128 तक, 128 to 56K तक उनकी नॉर्मल स्पीड थी, जो कि 56 kbps से ज्यादा है। 128 kbps is surely more than the 64 से 56 kbps। 256 और तेज स्पीड हो जाती थी। तो जब वो टेक्नोलॉजी नहीं आई तो एग्जिस्टिंग के लिए थ्रेट हुई, यहाँ तक कि थ्रेट हुई कि वो कंपनीज की सर्वाइवल भी नहीं हो सकी और कंपनीज ने अपने बिजनेस क्लोज करने पड़े। ठीक है, तो ये थ्रेट किसकी वजह से था? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की वजह से था। अब जब 3G 4G की हम बात करें, रिसेंट जो है, अगर किसी कंपनी ने अप्लाई ना किया होता तो वो कंपनी अभी तक क्या होती? बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो ये उस कंपनी के लिए क्या है? थ्रेट है, डीरेगुलेशंस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स की मैंने बात की कि नए एंट्रेंट सेंटर हो जाते हैं, जैसे मोबिलिंक वाज द ओनली होली सोली जो है बिग प्लेयर पाकिस्तान के अंदर। और पहले कौन था? इंस्टा थी, जो फिर पाकटेल हुई। तो मोबिलिंक का जो कंपैटिटर था बड़ा वीक था, और वो गवर्नमेंट की कंपनी थी, एंड दैट वाज ए पाकटेल। ठीक है, उस दौर को देखा जाए तो मोबिलिंक वाज द किंग। लेकिन मोबिलिंक के लिए थ्रेट, जो पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स की बात करूं, जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर, एंड दैट इज अ पॉलिटिकल फैक्टर। उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। ठीक है, और उस दौरान मल्टीपल कंपनीज आई, जिसके अंदर टेलीनॉर भी आई, जोंग आई, जोंग ने पाकटेल को एक्वायर किया, पीटीसीएल की यूफोन कंपनी बनी, वारिद वाले आए। तो मोबिलिंक के लिए थ्रेट क्या था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से? दीज ऑल पोटेंशियल एंट्रेंट्स उसके लिए क्या थे? थ्रेट थे। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल टू है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर दैट द कंपनी मे बी एबल टू एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो कंपनी एक्सप्लॉइट करती है, वो उसके लिए क्या है? एडवांटेज है। ठीक है, हर गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज होती हैं, नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, अल्टरनेट एनर्जी के प्रोजेक्ट हो गए, मेट्रो के हो गए, बीआरटी के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो वो सारे क्या है? एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनीज के लिए, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये है। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट की डीरेगुलेशन, पॉलिटिकल फैक्टर, क्योंकि इससे बिल्कुल सारे कनेक्टेड हैं। जैसे करंट गवर्नमेंट ने ये किया कि मोबाइल कंपनीज को जो है वो अलाउ किया कि मोबाइल पे टैक्स लगा दिया। तो फिर और लोकल कंपनीज को भी लाइसेंस दिया कि लोकल कंपनीज जो हैं वो बना सकें। 28 लाइसेंस मिले, 14 कंपनीज ने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अगर पॉलिसी स्टेबल ना हो, व्हाट वी हियर इन द मीडिया, कि गवर्नमेंट ने दोबारा से टैक्स कम कर दिया और लोग दोबारा से मोबाइल फोन इंपोर्ट करना शुरू हो गए। ठीक है, तो लोकल कंपनी उस लिहाज से फ्लरिश नहीं कर सकी जो सेलुलर बनाने वाली हैं वो कंपनीज। ठीक है, तो ये सारे क्या है? अपॉर्चुनिटीज भी हैं और थ्रेट्स भी हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशन डीरेगुलेशन की वजह से, लेकिन दीज आर एक्सटर्नल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑथर ने नीचे लिखा हुआ है पॉजिटिव और थ्रेट्स के नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह वो वीकनेस के नीचे क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो इंटरनल कैपेबिलिटीज दैट मे हेल्प द कंपनी टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और वीकनेसेस, इंटरनल लिमिटेशन दैट मे इंटरफेयर with a company's ability to achieve its objective। ये weaknesses है, अपने objective achieve नहीं कर सकती। ठीक है,
और फिर इसी तरह अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल मार्केट की हैं और थ्रेट्स जो हैं वो आपकी एक्सटर्नल मार्केट से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये एक टिपिकल मार्केटिंग प्लान के हैं। ठीक है, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। अगर हम सॉरी देख लें इसके अंदर, होल्ड ऑन अ सेकंड, आई डोंट नो, आई प्रेस एस्केप और ये हमेशा स्क्रीन जो है मेरी गायब हो जाती है, और ये पहले तो ऐसा नहीं था। ठीक है, मैं इस स्क्रीन को दोबारा से प्ले करता हूँ। एक मिनट क्लास, ये मार्केटिंग प्लान के दो जो पोर्शन हैं वो विजिबल नहीं है। आई एम ट्राइंग टू मेक देम विजिबल। ठीक है, ये समहाउ अनदर पोर्शन है जो अगर आप इस अंडरस्टैंड करें, इसको बेशक इग्नोर कर ले, लेकिन एक थोड़ा सा इसका रिव्यू कर दूंगा ये क्या है। फाइव स्टेजेस तो हमने देखी, लेकिन ये है कि पार्ट्स ऑफ अ मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लानिंग के जो पार्ट्स हैं, दैट मे बी दैट आर द अनदर पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग प्लान। फाइव स्टेजेस भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी है। ठीक है, एग्जेक्टिव समरी, देखें जितने भी बाकी लिखे हुए हैं, मार्केटिंग सिचुएशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड इशू, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक्शन प्रोग्राम, बजट्स एंड कंट्रोल, इन सारों को, इन सारे पोर्शंस को, पार्ट्स को आप समराइज करके एग्जेक्टिव समरी लिखते हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि एग्जेक्टिव समरी सबसे आखिर में लिखी जाती है। एग्जेक्टिव समरी क्या है? ये समरी है इन सारे पोर्शंस की। जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, मार्केटिंग सिचुएशन है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज है, ऑब्जेक्टिव एंड इश्यूज है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक्शन प्रोग्राम्स हैं, बजट्स एंड कंट्रोल्स हैं। ठीक हो गया, इन सब की समरी कहाँ लिखी जाती है? एग्जेक्टिव समरी लिखी सबसे आखिर में जाती है, लेकिन होती सबसे पहले है। ठीक है, किसके लिए लिखी जाती है? एग्जेक्टिव्स के लिए लिखी जाती है, क्योंकि एग्जेक्टिव्स के पास टाइम नहीं होता कि वो डिटेल के अंदर मार्केटिंग प्लान पढ़ें। वो आपकी एग्जेक्टिव समरी, जो कि एक पेज और मैक्सिमम 2 पेजेस, ठीक है, मोस्टली ऑथर्स ने कहा है कि ये 1 पेज की होती है, 2 पेजेस तक एग्जेक्टिव समरी है। और उस एग्जेक्टिव समरी के अंदर आपने सारे समराइज फॉर्म के अंदर जो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक हो गया। सेकेंड, मार्केट सिचुएशन। हम मार्केट सिचुएशन देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या होती है मार्केटिंग सिचुएशन, जिसमें सॉर्ट ऑफ पेस्टल हमने किया। लेकिन यहाँ पे इसने थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को जो है सेपरेट लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसी के अंदर लिख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव एंड इश्यूज, हमने कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को देखा। ठीक है, फिर हमने उसको अलाइन किया मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कि ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, आपके मिशन स्टेटमेंट और आपके अपनी कंपनी के विजन, जो है वो बिजनेस मिशन जो है वो अलाइन होने चाहिए। एक्शन प्रोग्राम्स क्या लेने हैं आपने, सेगमेंटेशन है, पोजीशनिंग है, टारगेट मार्केट है और डिफरेंशिएशन है, ये आपके एक्शन प्रोग्राम्स हैं। मार्केटिंग मिक्स आपके एक्शन प्रोग्राम है। बजट एलोकेट करना इस मार्केटिंग प्लान को करने में, और फिर लास्ट में क्या है आपके कंट्रोल्स हैं। ठीक हो गया। क्लास आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ और फिर आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। और कल जो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन है वो हम देखेंगे डिटेल के अंदर, जिसमें डेमोग्राफिक है, बिहेवियरल है, साइकोग्राफिक है, ज्योग्राफिक है, साइकोलॉजिकल है, सिचुएशनल है। ये सारी सेगमेंटेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये कल हम देख लेंगे। एक मिनट स्टूडेंट, मैं पहले इसको रिवाइज कर लूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। अगेन सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्टक हुआ, ये बैक पे जा नहीं रहा। ठीक है, अब जा रहा, मैं शुरू से इसको दोबारा से रिवाइज हम कर लेते हैं। ठीक है, just bear with me.
ठीक है। चैप्टर 11 ये हमने कल सिर्फ स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने देखा है कि मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस एंड मार्केटिंग मिक्स, दैट्स द सेम चैप्टर ऑफ योर बुक, द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस एंड द मार्केटिंग मिक्स। इसके अंदर सॉरी इसकी आउटलाइन ये है जिस चैप्टर की, ठीक है, जिसके अंदर हम कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिफाइनिंग मार्केटिंग रोल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या और मार्केटिंग का रोल उसके अंदर क्या है वो हम देखते हैं। मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या, मार्केटिंग एक्शन प्लान्स क्या है और ब्रांडिंग और मार्केट कम्युनिकेशन है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने देखा जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक फिट के ऊपर हमारा एम्फेसाइज था कि स्ट्रेटेजिक फिट क्या होता है, व्हेन आइडियली यू आर मैचिंग विद योर रिसोर्सेज विद योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। मार्केटिंग एक्शन प्लान हमने देखा, फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर हमने 6 कंपोनेंट्स देखे जो मार्केटिंग एक्शन प्लान के हैं, और यही अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा, इट्स सिमिलर टू द मार्केटिंग एक्शन प्लान। हमने वो चीज देखी कि that may be another marketing action plan, ऐसा हो सकता है, और ये उससे रिलेटेड थी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ सिर्फ वन था सिचुएशनल एनालिसिस, जो कि स्वॉट और पेस्टल के थ्रू आप सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं। ठीक हो गया। और सेकंड जो है वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है। डिफाइनिंग अ मार्केट ओरिएंटेड मिशन। ठीक है। क्लास कल जो है वो मैं कुछ कंपनीज की मिशन स्टेटमेंट, इंशाल्लाह अजीज, मिशन स्टेटमेंट और कुछ कंपनीज की मार्केट ओरिएंटेड स्टेटमेंट्स लेके आऊंगा, आपको स्लाइड में मैं शो करूंगा, तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक कंपनी की मिशन स्टेटमेंट क्या है और एक मार्केट ओरिएंटेड स्टेटमेंट क्या है। ठीक है। मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या है, तो ये दोनों कंपैरिजन जो है वो कल इंशाल्लाह डिटेल के अंदर मैं स्टेप 2 से रिलेटेड आपको लाजमी कराऊंगा। कल ये जहन में रखिएगा कि डिफरेंट कंपनीज की है मिशन स्टेटमेंट, जो मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है उसका कंपैरिजन मैं आपको दूंगा, दैट्स देयर मिशन स्टेटमेंट एंड दैट इज देयर मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट। तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने लिखनी है एक मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट। ठीक है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करना, जिसके अंदर मिशन स्टेटमेंट को हमने देखा और हमने डिटेल में देखा कि इट्स अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू वी इवन एग्जिस्ट, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये आपकी किधर लिखा होता है मिशन स्टेटमेंट के अंदर। मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट डिफाइन क्या करती है, बेसिक कस्टमर नीड इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फाइंग बेसिक कस्टमर नीड। जैसे गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, जैसे अल्टा विस्टा था, आई बिलीव याहू है। ठीक है। इस तरह भी गूगल एक सर्च इंजन है, और सर्च इंजन का काम क्या है, जो उसका काम है वो उसकी पर्पस स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट के अंदर उसका काम लिखा हुआ है। ठीक है। और ये कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो इट्स अ वेल रिटन मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है। जो इस गूगल का पर्पस आइडेंटिफाई करती है कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करेगी। सर्च इंजन का काम क्या है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज वे के अंदर अवेलेबल हो और एक्सेसिबल हो और यूजफुल हो, मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए। दैट्स द पर्पस ऑफ ए सर्च इंजन। तो गूगल ने उसको बड़ा प्रॉपरली इसके अंदर डिफाइन किया है, लिख दिया है कि मेरा मकसद क्या है, मेरा काम ये है। ठीक है। फिर आता है मार्केटिंग एक्शन प्लान, सेट इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे बड़े क्लियर हैं। ठीक है। स्टेप 3 के अंदर मौजूद हैं, और कल जब मैं बताऊंगा तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, और कंपनीज के नाम के साथ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके नाम के साथ। कुछ अननोन ब्रांड है वो मैं रिमूव कर दूंगा, जो नॉन ब्रांड्स हैं उसके मैं लिख के आपको स्लाइड में डिस्प्ले कर दूंगा, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डिवाइस इन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग है, पोजीशनिंग है और मार्केटिंग मिक्स है। ठीक है। आपको नहीं समझ आई आप आज भी पूछ सकते हैं, लेकिन घबराने की, अगेन मैं दोबारा से इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि पोजीशनिंग के ऊपर माइकल पोर्टर की जो है जेनेरिक स्ट्रेटजी हमारे इसी चैप्टर के अंदर आगे फर्दर आ रही है। ठीक है। तो जेनेरिक स्ट्रेटजीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको फर्दर क्लियर हो जाएगी पोजीशनिंग। आई होप सो फॉर इट इज क्लियर, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट क्लियर, आई बिलीव व्हाट आई बिलीव। ठीक है। जो आपके उस लिहाज से क्वेश्चन से भी पता लग गया, लेकिन आगे पोजीशनिंग के ऊपर माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजी आपकी बुक के अंदर ही पेज नंबर 319 के ऊपर है, वो आगे मैं फर्दर डिटेल के अंदर भी आपको और पढ़ाऊंगा, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एंड द मार्केटिंग मिक्स, अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की हम देख रहे हैं, और फिर स्टेप 5 के अंदर प्लान द मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है। ठीक है।
ये 4 P's हैं और 6 के अंदर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल है। ठीक हो गया। अगर इन्हीं स्टेप्स को देखें तो इन्हीं स्टेप्स को बड़े सर्कल के अंदर जो है ऑथर ने आगे भी डिफाइन किया हुआ है, सिचुएशन एनालिसिस से लेकर उसने कस्टमर वैल्यू डिलीवरी तक भी एक्सप्लेन किया है। एंड दैट्स इट। ये उसके अंदर है। माइक्रो इन्वायरमेंट आखिर में दे रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट इंटरमीडिएरीज हैं, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स हैं एंड पब्लिक्स हैं। फिर उसके बाद आपके पूरा एक्शन प्लान है, मार्केटिंग प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, मार्केटिंग कंट्रोल है, मार्केट एनालिसिस है। एनालिसिस के अंदर देखा जाए तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस है, जिसमें सिचुएशन एनालिसिस है, जहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक फिट को भी आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं। फिर आपकी मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, एंड देन योर टारगेटिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग इसके अंदर है। ठीक हो गया। एंड सॉरी, सेंटर में लास्ट नॉट द लीस्ट कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप। ठीक है, ये सारा कुछ आप क्यों करते हैं, ताकि कस्टमर वैल्यू और रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकें। मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिवीजन ऑफ ए मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स हु हैव डिफरेंट नीड्स। ठीक है, डिफरेंट नीड्स है। देखिए जी, जो फेरारी जिसने पोजीशन की है, तो उसने उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स कार लाइक करते हैं और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पोर्ट कार या टॉप स्पोर्ट कार करते हैं, तो फेरारी ने अपने आप को स्पोर्ट्स कार के लिहाज से पोजीशन किया हुआ है। लैम्बोर्गिनी ने भी इसी तरह किया है। तो दैट्स इस डेफिनेशन में, इट्स अ डिवीजन ऑफ ए मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स हु हैव डिफरेंट नीड्स, जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं। लेकिन फेरारी बाय वही करेगा जिसकी जेब भी इजाजत देगी और वो एक स्पोर्ट्स कार लेना चाहता है। हो सकता है दूसरे कस्टमर है, उनकी डिस्टिंक्ट नीड है, वो ले सकते हैं, लेकिन वो फेरारी नहीं लेना चाहेंगे। वो कहेंगे मैं रोल्स रॉयस लेता हूँ। मेरी बात अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो लग्जरी कार है, स्पोर्ट्स कार नहीं है, और वो एक उस लिहाज से एक एग्जेक्टिव गाड़ी है। लेकिन दोनों की इनकम लेवल तो सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन क्या है, डिफरेंट नीड्स हैं। एक ग्रुप और एक क्लास रोल्स रॉयस लेना चाहती है और एक क्लास जो है वो फेरारी या लैम्बोर्गिनी लेना चाह रही है। Characteristics और behavior सेम है, and who might require separate products और marketing mix, जो कि separate product और marketing mix को require करते हैं। ठीक है, जिसने Honda 125 लेना है, Honda 125 लेना है, जिसने CD70 लेनी है, उसने CD70 लेनी है। ये दोनों प्रोडक्ट्स कंपनी ने, होंडा ने डिफरेंट क्लास के लिए, डिफरेंट नीड्स के लिहाज से और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से और डिफरेंट बिहेवियर्स के लिहाज से बनाई है। बिहेवियर भी मैटर करता है। यूथ को 1 to 5 लाइक है, ओल्ड एज आदमी है जो है वो 1 to 5 नहीं लेगा। ठीक है। मार्केट सेगमेंट, अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। मार्केट टारगेटिंग, जिसके पीछे जाते हैं, जिसको आप सर्व करना चाहते हैं, दैट बिकम्स योर target market. Is a process of evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more segment to enter. जिसकी नीड को आप सर्व करना चाहते हैं, that becomes your target market. ठीक है, स्टूडेंट मैं लेता हूँ, we have time, हमारे पास टाइम है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद रिवीजन के बाद मैंने क्वेश्चन नहीं लेना है। क्वेश्चन ले लो तो आप कहते हैं सर रिवाइज नहीं करवाया, रिवाइज करवाओ तो आप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मार्केट पोजिशनिंग, पोजिशनिंग भी हमने डिटेल के अंदर किया कि आखिर पुटर कहता है कि कंपैटिटर कैन इमिटेट एवरीथिंग बट दे कैन नॉट इमिटेट योर यूनिक पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके अंदर हमने एप्पल की पोजीशनिंग देखी, हमने शेड एंड डाई की देखी, हमने जे डॉट की पोजीशनिंग देखी, आउटफिटर्स की देखी, क्रॉस सोर्स की देखी, लीवाइस की देखी हमने, दैट्स अ पोजीशनिंग। ठीक है, और यहाँ पे बाय डेफिनेशन कहता है अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई a clear, distinctive and desirable place relative to competing. अपने competitors से एक क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस लोगों के जहन में ऑक्यूपाई कर लेना। ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स। ठीक है, सैमसंग की डिफरेंट पोजीशनिंग है, एप्पल की डिफरेंट पोजीशनिंग है, ओप्पो की डिफरेंट है, और अगेन अगर इससे कंपेयर करें क्यू मोबाइल की डिफरेंट है, हर एक की डिफरेंट पोजीशनिंग है, और कस्टमर के माइंड के अंदर हर एक का इमेज डिफरेंट बना हुआ है। ठीक है, दैट्स अ पोजीशनिंग। मार्केटिंग मिक्स, अगेन हम देखें प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन में देखें, दैट्स अ मार्केटिंग मिक्स। और ये डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग मिक्स, इन सब के साथ ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिफाइन की हैं। ठीक है, ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट। ठीक है, सो दैट्स मार्केटिंग मिक्स। और हम देख सकते हैं, देखिए सेंटर में टारगेट कस्टमर्स हैं और इंटेंडेड पोजीशनिंग है, कैसे आप अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं। वन बाय वन सारे मैंने बताया, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन के लिहाज से आप कैसे अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने चेनवन की देखा कि चेनवन है तो वो एलीट क्लास का ब्रांड है, तो ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे एलीट्स आते हैं। ठीक है,
दैट्स अ प्लेस। प्राइस चेनवन की वही होगी, सस्ते वाली नहीं होगी, बल्कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो महंगी होगी, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी भी, अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो उसकी वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम इटसेल्फ, उसकी पैकेजिंग, सर्विस, ये सारी मैटर करती हैं चेनवन की, और ये उसकी बेहतर है, बेस्ट है एज कंपेयर टू कारीगर एंड पहचान मॉल और अल जन्नत मॉल। ठीक है, तो ये उसी लिहाज से हर एक ने अपनी सेपरेट मार्केटिंग मिक्स है। मैं एक मार्केटिंग एफर्ट्स का ओवरऑल एक बिगर पिक्चर में समझा है कि एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस, आई होप वेरी क्लियर टू यू ऑल पीपल। ठीक है, बड़ा क्लियर हो गया कि स्वॉट एनालिसिस क्या है। और लास्ट जो है एक और मैंने बताया है कि पार्ट्स ऑफ ए मार्केटिंग प्लान या मार्केटिंग एक्शन प्लान के ये कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। दैट्स इट, यहाँ तक हमने जो है वो आज का लेक्चर पढ़ा है। आज अब मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आंसर करता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा आया है कि पोजीशनिंग कब डेवलप होगी। बिल्कुल, पोजीशनिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, देखिए, इन द आईज ऑफ कस्टमर इमेज क्या जाता है आपके प्रोडक्ट का, ये तो कस्टमर को सम टाइम पता लगने में हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे मैं चेनवन की बात करूंगा कि चेनवन ने शुरू से ही अपने आप को यूनिकली पोजीशन किया, और जब चेनवन ने लॉन्च किया, ठीक है, तो उस टाइम सारे लोगों को क्लियर मैसेज पहुंच गया था कि ये ब्रांड जो है वो इलीट क्लास का ब्रांड है। बहुत राइटली सेड आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पोजीशनिंग तो तब होगी वाकई, लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स हैं, बिग ब्रांड्स हैं, वो जब शुरू में इनिशियल लॉन्च ही करते हैं तो सबको पता लग जाता है उसकी एडवर्टाइजमेंट से, उसके आउटलेट के लिहाज से। ठीक है, ऐसे ही है जैसे यहाँ पे ओप्पो आया, हवावे आया और क्यू मोबाइल भी आया। तो क्यू मोबाइल ने तो आते साथ ही इतनी एक्सटेंसिव मार्केटिंग की और अपने वो प्रोडक्ट को, उसकी फीचर्स को हाईलाइट किया जो सैमसंग 60, 70, 80 हजार का प्रोडक्ट देता था, तो क्यू मोबाइल ने वही फीचर्स अपने मोबाइल पे हाईलाइट की और एड के आखिर में उसी लिहाज से अपने उसी प्रोडक्ट की प्राइस 29,999 यानी बता दिया कि मैं यही सारा जो सैमसंग का है, यही फीचर वाला मोबाइल 29,000 में, 28,000 में, 31,000 में दे रहा हूँ, जो सैमसंग 70, 75 हजार में दे रहा है। ठीक है, तो ये तो उसने क्लियरली अपने आप को पोजीशन कर लिया कि फैशन ट्रेंडी एक स्मार्टफोन दे रहा है क्यू मोबाइल, लेकिन वो सस्ते में दे रहा है। ठीक हो गया, लेकिन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं जिसको क्लियर क्लैरिटी लोगों की उसकी यूजेज के बाद आती है, और उसमें 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन स्टिल आपने ब्रांडिंग अच्छी की, एडवर्टीजमेंट आपने की, चैन वन ने पता लग गया कि एलीट का है, लेकिन जब तक लोग उसको विजिट नहीं करते 3, 6 महीने, साल तक, तो उस वक्त तक उनके माइंड में उसकी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। ठीक है, अब उसके अंदर भी अगर आप जब आप देखते हैं, देखिए खाड़ी भी दे रहा है शलवार, कुर्ता शलवार, और खाड़ी जे डॉट भी दे रहा है, लेकिन अगर आप दोनों को देखें तो हर लिहाज से दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। खाड़ी ने अपने आप को पोजीशन किया ट्रेडिशनल सूटिंग एंड ट्रेडिशनल स्टफ ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से। ठीक है, अब जब आप उनके कुर्ता शलवार को भी बाय करें, शलवार कमीज को भी बाय करें, तो आपको उनके इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, इन टर्म्स ऑफ उसके स्टफ, इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइस, आप उसके अंदर से आफ्टर बाइंग और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टू डिफरेंट ब्रांड्स, तब आपको पता लगता है कि खाड़ी ने किस तरह किया अपने आप को पोजीशन और जे डॉट ने किस तरह से किया हुआ है। यस, इट्स राइट, जब कस्टमर यूज करते हैं, यूज करने के बाद उनको
प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, ब्रांड के बारे में पता लगता है कि ये ब्रांड किस तर्ज का ब्रांड है। लेकिन बहुत लाजमी और ज़रूरी ये नहीं है कि 6 महीने साल बाद कस्टमर को पता लगे। इवन लॉन्चिंग के अंदर, जैसे क्यू मोबाइल की एग्जांपल दी मैंने, आपको चेनवन की दी है, लॉन्चिंग के अंदर ही कंपनीज अपना इमेज क्लियर करने की कोशिश करते हैं वाया देयर प्रमोशन, वाया देयर एडवर्टीजमेंट, कि हम किस टाइप का ब्रांड है, किस क्लास का ब्रांड है, और हमने अपने आप को किस लिहाज से पोजीशन किया हुआ है। ठीक हो गया? तो ये बात वाकई सही है। इट माइट टेक टाइम, और इट माइट बी एट वंस की कंपनी अपनी मार्केटिंग से, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन से बड़ा क्लियर कर दे कि हमने किस लिहाज से अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। ठीक है? स्टूडेंट्स, सर का डीसी हो गया है, 1 और 2 मिनट्स में वो लॉगिन हो रहे हैं, तो प्लीज़ वेट। स्टूडेंट्स, सर का लैपटॉप में थोड़ा इशू आ गया है, तो क्लास कंक्लूड हो रही है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो कह रहे हैं कल आप रिवाइज कराएंगे तो उसमें पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।